हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंप्रेशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है क्लास 8 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भूमि के बारे में, जल के बारे में और वनस्पतियों के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के द्वारा हम इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी उपयोगी विधि होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ड्रिप। शुष्क प्रदेशों में जहां ड्राई एरिया होता है वहां पर इस तरीके से, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की विधि को अपनाया जाता है। उसको क्या करने के लिए? उनकी सिंचाई करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाला मानवीय कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी प्रौद्योगिकी। हमारा अगला प्रश्न है कम वर्षा वाली शुष्क प्रदेशों की वनस्पति कौन सी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी टुंड्रा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी गुल्म तथा कटीली झाड़ियाँ। जहाँ गर्म एरिया होता है, शुष्क प्रदेश होते हैं, वहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं तो इस टाइप की वनस्पति होती है। वहाँ इस टाइप की वनस्पतियाँ होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। उनकी वो जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, उसमें हरियाली नहीं पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि जो वन अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सदाहरित वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे वन जो कि अपने पत्तों को एक साथ नहीं गिराते उन्हें सदाहरित वन कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या है? सदाहरित वन है। ये एक साथ अपनी पत्तों को नहीं गिराते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जो वन अपनी पत्तियों को मौसम के अनुसार गिराते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पर्णपाती वन। ऐसे वन जो कि समय के हिसाब से अपनी पत्तियां गिराते रहते उसे पर्णपाती वन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वनस्पति की वर्ग में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी घास स्थल, ऑप्शन सी गुल्म और टुंड्रा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये जितने ऊपर में जितने हैं ये सभी के सभी वनस्पति के इसमें शामिल हैं। घास भी, गुल्म और टुंड्रा भी और वन भी। घास जहाँ कम बारिश होती है, यानी मध्यम बारिश होती है, वहाँ पर घास पाया जाता है। गुल्म जो है अभी आपने पढ़ा, यानी शुष्क प्रदेशों में जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती है वहाँ पर उस टाइप की झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। और टुंड्रा ये आपके जहाँ पर बर्फ एरिया है वहाँ पर वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो वहाँ की वनस्पतियाँ टुंड्रा कहलाती हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जल के प्रभाव को कम करने का क्या तरीका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी चट्टान बांध, रॉक डैम। जल के प्रभाव को रोकने का एक ही तरीका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपकी चट्टान बांध है जो कि आपके जल के प्रभाव को रोकने का ये बहुत ही उपयोगी तरीका है। हमारा अगला प्रश्न है कि डैश 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 और डॉट डॉट पदार्थों का सही मिश्रण मृदा का उपजाऊ बनाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी खनिज और जैव पदार्थ। खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी मृदा। जो आपकी जमीन है उसके ऊपर जो पतली सी दानेदार कणों की आवरण होती हैं उसे मृदा यानी सॉइल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भूमि का उपयोग किन भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थलाकृति, या ऑप्शन बी जलवायु, या ऑप्शन सी मृदा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी आपके इसमें जल के भूमि का भौतिक उपयोग के लिए सभी के सभी शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भूमि का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए कृषि के लिए, ऑप्शन बी वानिकी के लिए, ऑप्शन सी खनन के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जमीन का प्रयोग जो है, जमीन भूमि का उपयोग इन सभी के लिए किया जाता है, यानी कृषि के लिए भी किया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आदमी इसको कृषि बोल रहा है यहाँ पर, और खनन के लिए भी किया जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरीके से वानिकी के लिए भी किया जाता है, उद्योग के लिए भी किया जाता है। तो इन सभी काम के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। तो भूमि का उपयोग बहुत सारी चीज़ों के लिए है, लेकिन मेन जो है वो आपका कृषि है, खनन है, वानिकी है, उद्योग है, ये सारी चीज़ें मेन हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी टाइम, समय। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी आपका 71%। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपका क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर लगभग 70.8 जो है परसेंट सिर्फ और सिर्फ पानी पाया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इसको लगभग को हमने किस में कर दिया, 71% में। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विधि ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी समोच्च रेखीय जुताई। जिस तरीके से ये आपका ये ढाल है, ये पहाड़ है, तो इस तरीके से में आपको अगर खेती करना हो तो इसके लिए ये वाली विधि सबसे उपयोगी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉट डॉट और डॉट डॉट मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। तो ये दो मुख्य खतरे कौन हैं? ये मृदा अपरदन और क्षितिज, ये दोनों क्या कहते हैं, मृदा के लिए खतरे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण की विधियां निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ये सही। आपको मृदा संरक्षण यानी सॉइल को अगर आपको कंजर्वेशन करना है, उसको बचाना है, तो उसका क्या तरीका है, उसको क्या उपाय है, तो इसके लिए सारे उपयोग हैं। वेदिका बनाना, इस तरीके से मलय बनाना, समोच्च रेखी के द्वारा, तो इन सभी टेक्निक के द्वारा हम अपने ज़मीन की संरक्षण कर सकते हैं, अपनी मिट्टी को हम बचा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी परितंत्र कहते हैं उसको, इकोसिस्टम कहते हैं जीवन आधारित तंत्र को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी, या ऑप्शन बी, काली मिट्टी, या ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। जो है हमारे हिंदुस्तान में, हमारी भारत में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, और आपको बताता चलूँ कि लाल मिट्टी भी पाई जाती है हमारे भारत में। हमारा अगला प्रश्न है, अनावृत चट्टान का टूटना और क्षय होना डॉट डॉट क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी अपक्षय कहलाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस तरीके से चट्टान जो है आपस में अलग हो जाती हैं, और आपस में अलग होकर क्या होती हैं, ये टूटती हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये आपस से अलग हो जाती हैं। और इसी तरह से फिर जब ठंडा का मौसम होता है, ठंड मौसम में फिर ये क्या होते हैं, आपस में ये सामने सामने हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है, ये बहुत सारे पत्थरें क्या हैं आपस में बीच में क्या होती हैं, ये टूट जाती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, उसको अपक्षय कहा जाता है। इसी तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो है ये खुले मैदान में है, और इस तरीके से हवा चलती हैं, और इस हवा की वजह से फिर भी क्या कहते हैं, ये इस तरीके से हटती रहती हैं, टूटती रहती हैं, और टूट कर ये खत्म हो जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, समोच्च रेखीय की जुताई कहाँ की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पर्वतीय ढाल। पर्वतीय ढाल में समोच्च रेखीय की जुताई की जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका क्या है, ये पर्वत है, और पर्वत इस तरीके से ढाल वाली जो पर्वत होती है, तो वहाँ पर खेती करना बड़ा दुश्वारी होती थी। तो उन ढाल वाली जगह पर जो खेती करने का एक नया टेक्निक लोगों ने अपनाया, वो क्या है, वो समोच्च रेखीय की जुताई। इस तरीके से लोगों ने सीढ़ी नुमा बनाना शुरू कर दिया, और उसमें
क्या कर दिया इन्होंने, उसमें पानी को रोककर उसने उसमें अपनी खेती करना शुरू किया, जो कि बहुत ही उपयोगी होती है। तो ये ढाल नुमा पहाड़ों में इस तरीके से खेती की जाती है और इसी को कहा जाता है समुच्चय रेखीय जुताई। हमारा अगला प्रश्न है कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। एक हमारा एक स्थलमंडल एक अलग है, जलमंडल जो महासागर में पाया जाता है, वायुमंडल जो आपके आसमान में है। लेकिन ये तीनों चीजें जब एक जगह पाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो जैवमंडल कहलाती है। और उसी जैवमंडल में हम इंसान अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, जो भी जीव जंतु हैं इसी जीवमंडल में सरवाइव करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के, एक इंसान के लिए और एक जीव के लिए स्थल के भी बहुत जरूरी होना बहुत जरूरी है, जल का भी होना उसके लिए बहुत जरूरी है और वायु का भी पाया जाना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये तीनों चीजें जहाँ एक जगह मिल जाती है उसी को जीवमंडल कहा जाता है और वहीं पर हम इंसान रहते हैं। और जब ये तीनों चीजें पाई जाती है तभी हम अपनी लाइफ को सही से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। हमारा अगला प्रश्न है, समुदाय की भूमि को ... भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी साझा संपत्ति भी उसको कहा जाता है। जो आपका सामुदायिक भूमि है उसको साझा संपत्ति कहा जाता है। भूमि किस तरीके से दो प्रकार है, एक निजी भूमि और एक समुदाय की भूमि। निजी भूमि जो अपनी जमीन होती है उसको निजी भूमि कहा जाता है और जो सबकी भूमि जिसमें सब लोग उसमें प्रयोग करते हैं उसको सामुदायिक भूमि कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, साझा संपत्ति संसाधन भी उसी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेशम कहां से प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी शहतूत के। शहतूत जो आपकी कीड़ा है उसी से आपका रेशम को प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लवण जल कितने प्रतिशत है यानी फ्रेश वाटर कितने % है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 3.1। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, ये आपके वाटर हैं। इसमें से इस वाटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक फ्रेश वाटर और एक सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर आपका 97% है, लेकिन आपका फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ 3% है। और इस 3% में भी कुछ क्या कहते हैं पीने के योग्य सिर्फ और सिर्फ 1% है। तो आप समझ सकते हैं कि पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा 1% है, बाकी ये दूसरी उपयोगी के लिए इसमें उपयोग हम लोग करते हैं। और खारा पानी 97% है। तो बच्चों आई होप आप इसको समझ गए होंगे सारे हमारे प्रश्नों को। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद।